नमस्कार दोस्तों, आईटी एक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमने टेस्ट में डाले थे, आज हम उन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन को लेकर के आए हैं। और यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन में हम बेयर एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं, जहां से वो क्वेश्चन पूछा गया था, उस प्रोविजन को पढ़ करके बता देंगे। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फैक्चुअल क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए उसके एक्सप्लेनेशन को हम स्किप कर देते हैं। और आप लोग जो फैक्चुअल क्वेश्चन, जैसे केस लॉ पर आधारित कोई क्वेश्चन है, तो उसमें तो वो पर्टिकुलरली केस किससे संबंधित है, किससे संबंधित नहीं, ये याद करने वाले फैक्ट्स हैं। कोई सेक्शन नंबर पे क्वेश्चन है तो वो किससे संबंधित है सेक्शन से, तो ये याद करने वाले फैक्ट्स हैं। तो इस वजह से हम उन क्वेश्चंस को स्किप करेंगे। अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, पहला क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट to make rule and regulations to electronic relating to electronic signatures। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो का सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से संबंधित क्या रूल एंड रेगुलेशन बनाने का अधिकार। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब द मैनर और प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द पर्सन अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, इसके लिए रूल एंड रेगुलेशंस जो है, रूल एंड रेगुलेशंस बना सकता है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, दूसरा ऑप्शन है द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब कंट्रोल प्रोसेस एंड टू इंश्योर इंटीग्रिटी सिक्योरिटी। अब देखिए ये चीज हमने बताई भी थी कि इंटीग्रिटी वगैरह को भी ध्यान में रखा जाएगा, एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और पेमेंट्स। ये भी स्टेटमेंट जो है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर देखिए द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब द जुडिशियल प्रोसीजर फॉर द प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन अ कोर्ट। ठीक है, तो ये जो है, ये स्टेटमेंट एक्सप्रेसली दिया नहीं गया है। आगे देखिए हम बात करते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब द मैनर एंड फॉर्मेशन, द मैनर एंड फॉर्मेट इन द फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर शैल बी अफिक्स। ये भी सही है। अब देखिए इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, तो इसमें तीसरा नंबर जो होगा, तीसरा इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन की जब बात करते हैं तो आप लोग सेक्शन 3A पढ़ेंगे और कुछ अदर प्रोविजंस हैं जिनसे हम मिला जुला करके इसको देखेंगे, तो इसके संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट जो का, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशंस बना सकते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वेयर द ओरिजिनेटर हैज नॉट स्टिपुलेटेड एनी पर्टिकुलर फॉर्म और मेथड। अब देखिए कोई पर्टिकुलर फॉर्म या कोई पर्टिकुलर मेथड अगर उसने स्टिपुलेट किया हुआ नहीं किया हुआ है, ठीक है, एक मिनट में देख लेता हूं, हैज नॉट स्टिपुलेटेड लिखा हुआ है। तो अब यहां पर हम अगर बात करें कि कौन कौन से स्टेटमेंट होंगे, कौन कौन से स्टेटमेंट इसके रिस्पेक्ट में सही होंगे, तो देखिए क्या लिखा, द एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट में बी गिवन बाय एनी कम्युनिकेशन बाय द एड्रेसी वेदर ऑटोमेटेड और अदरवाइज। ये बिल्कुल सही है। ठीक, इसमें हम लोग जब पढ़ेंगे कौन सा सेक्शन, सेक्शन 12 पढ़ेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे। फिर देखिए क्या लिखा, द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसिप्ट में बी गिवन बाय एनी कंडक्ट of the addressee sufficient to indicate the originator that the electronic record has been received। ठीक है, तो इसलिए एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया गया, वो एक्सप्लेनेशन कहां पर मिलेगा हमें, तो सेक्शन 12 जो है, सेक्शन 12 में इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो सेक्शन 12 से ये सीधा सीधा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सप्लेनेशन को हम आप लोगों को दिखा देते हैं सेक्शन 12 में। देखिए सब सेक्शन 1 से ही पूछा गया है, सेक्शन 12 का सब सेक्शन 1 जो है, इसी से ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पूछा गया है। हम दिखा देते हैं इसको। देखिए क्या लिखा हुआ है, वेयर द ओरिजिनेटर हैज नॉट स्टिपुलेटेड दैट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बी गिवन इन अ पर्टिकुलर फॉर्म और अ पर्टिकुलर मेथड एंड एक्नॉलेजमेंट में बी गिवन बाय द। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट दिया गया था, तो ये पहला स्टेटमेंट भी हमने उसमें दे रखा था, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट। And the second statement, any conduct of the addressee sufficient to indicate the originator that electronic record has been received। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है, दोनों स्टेटमेंट सही है। उस हिसाब से आपका ऑप्शन जो था, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 13
of the Information Technology Act 2000 if the originator or the addressee has more than one place of business, which one of the following shall be the place of business। ठीक है, तो अब देखिए अगर बहुत ज्यादा प्लेसेस हैं बिजनेस के तो वहां पर क्या होगा कि वो प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा जो प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ बिजनेस होगी, जो प्रिंसिपल प्लेस होगा किसका, बिजनेस का। तो ये प्रोविजन कहां पर किया गया है, तो सेक्शन 13 के सबसेक्शन 5 के ए क्लॉज जो है, ए क्लॉज में ये प्रोविजन किया गया। तो सेक्शन 13 का सबसेक्शन 5 और ए क्लॉज हम देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द ओरिजिनेटर और द एड्रेसी हैज मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस, द प्रिंसिपल प्लेस shall be principal place of business shall be the place of business। ठीक है, तो ये यहां से दिया गया था, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन जो होगा, ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ द ओरिजिनेटर हैज स्टिपुलेटेड दैट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी बाइंडिंग ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, देन द रिकॉर्ड शैल बी डीम्ड टू सेंड अनलेस such acknowledgement has been received, which one is correct, तो क्वेश्चन नंबर ये 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 ये किस सेक्शन से रिलेटेड है, तो अभी हम लोगों ने सेक्शन 12 जो था, सेक्शन 12 को हम लोगों ने देखा, तो सेक्शन 12 से ये रिलेटेड है, और सेक्शन 12 के किस क्लॉज से रिलेटेड है, तो क्लॉज 3 जो है, क्लॉज 3 से ये रिलेटेड है। तो अभी हम लोगों ने सेक्शन 12 जो था, 12 के प्रोविजन को पढ़ा भी था, फिर से हम देख लेते हैं कि देखिए सेक्शन 12 का क्लॉज 3 क्या कहता है कि वेयर द ओरिजिनेटर हैज नॉट स्टिपुलेटेड दैट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड shall be binding only on receipt of the acknowledgement and such acknowledgement has not been received by the originated within the specified or agreed time, ये लिखा हुआ है। और if no time has been specified तब क्या होगा, रीजनेबल टाइम जो है, रीजनेबल टाइम में अगर उसको नहीं किया गया, that time by which the acknowledgement must be received by him and no acknowledgement is received within the aforesaid time limit, he may after giving the notice of the address to the addressee treat the electronic record as though it has never been sent। ये बात की गई है, तो उस हिसाब से देखिए आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा कि यही सेम बात जो है, यही सेम बात कहां पर लिखी हुई है, तो देखिए क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी डीम्ड नेवर सेंड unless the acknowledgement is received, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या प्रोविजन, क्या किसके बारे में बात करता है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वेयर the originator has not stipulated that the record is binding only on the receipt of acknowledgement, ये बात की गई। अब ये भी देखिए किससे रिलेटेड है, तो ये भी सेक्शन नंबर 12 जो है, सेक्शन नंबर 12 से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पर पहला पॉइंट दिया गया है, if acknowledgement is not received within the specified or agreed time, the originator may give notice to the addressee specifying a reasonable time for the receipt of acknowledgement। बिल्कुल सही है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब दोबारा से एक्सप्लेनेशन दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग इसको देख चुके थे। अगला देखिए क्या है, if the acknowledgement is not received within the time specified in the notice, the originator may treat the electronic record though it never be sent, ये भी सही है स्टेटमेंट। अगला देखिए क्या है, the originator cannot treat, अब देखिए कैन नॉट ट्रीट लिखा, ये गलत लिखा हुआ है, कैन नॉट ट्रीट ये गलत लिखा हुआ है, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ए सही हो जाएगा। और सेक्शन हम ऑलरेडी बता चुके थे, सेक्शन 12 जो है 12 से ये संबंधित है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या प्रोविजन करता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, हम इस बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है, whoever contravenes any rule, एक मिनट रुक जाइए, क्या लिखा हुआ है, whoever contravenes any rule or the regulation made the Information Technology Act 2000 for the contravention of which penalty has been separately provided, no penalty लिखा हुआ, no penalty
हैज बीन सेपरेटली प्रोवाइडेड शैल बी लायबल टू पे। अब देखिए ये सीधा सीधा क्वेश्चन जो है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर हम अगर बात करें कि इसमें जो इसका जवाब दिया गया, ये कहां पर प्रोविजन किया गया है, तो सेक्शन 45 जो है, सेक्शन 45 में इसका प्रोविजन किया गया, जो किसके बारे में बात करता है, एक रेजिड्यूरी प्रोविजन जो है, रेजिड्यूरी प्रोविजन के संबंध में बात करता है। तो यहां पर देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं यहां पर। तो देखिए ऑप्शंस जो बताए गए, अ कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज नहीं। कंपनसेशन जब हम 45 के प्रोविजन की बात करते हैं तो वहां पर कंपनसेशन जो होगा वो 10 कंपनसेशन, ध्यान दीजिएगा, कंपनसेशन कितना, 10 लाख रुपए तक का कंपनसेशन किसके द्वारा, जहां पर कंपनीज वगैरह के द्वारा अगर कोई इस तरीके का रॉन्ग किया गया है। और अदर केसेस में जो कंपनसेशन की बात की गई वो कितना किया गया है, 1 लाख रुपए, जो 1 लाख रुपए की बात की गई है। हम अगर बात करें कि पेनाल्टी जो होगी, पेनाल्टी क्या इंपोज की जा सकती है, तो 1 लाख रुपए की पेनाल्टी जो है, पेनाल्टी इंपोज की जा सकती है। अब हम देखते हैं कि क्या 1 लाख, 10 लाख या इस तरीके का कुछ यहां पर लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि यहां पर नहीं लिखा हुआ है। हमने बताया कंपनीज के केस में 10 लाख और अदर केसेस में क्या होगा, 1 लाख। दूसरा, अ कॉम्पनसेशन नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फिर देखिए तीसरा, अ कॉम्पनसेशन नॉट एक्सीडिंग 20,000 रुपीज, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दैट्स व्हाई ऑप्शन विल बी डी। ठीक, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को शो करते हैं, दिखाते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए कहां पर दिया गया, तो सेक्शन 45 जो है, सेक्शन 45 में इसका प्रोविजन किया गया है, जो एक रेजिड्यूरी सेक्शन के रूप में हम देखते हैं। ठीक, किस रूप में देखते हैं, जिसको एक रेजिड्यूरी, एक अपशिष्ट धारा जो है, एक अपशिष्ट धारा के रूप में इसको हम देखते हैं। तो सेक्शन 45 जो है, सेक्शन 45 के प्रोविजन को हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 45 रेजिड्यूरी पेनाल्टी, टर्म क्या लिखा हुआ है, रेजिड्यूरी पेनाल्टी की बात की गई। देखिए मैं साइड में हो जाता हूं ताकि आप लोगों को दिखता रहे। whoever contravenes any rule, regulation, direction or order made under this act for the contravention of which no penalty has been separately provided shall be liable to pay a penalty not exceeding कितना, 1 लाख रुपए। इन एडिशन टू कॉम्पनसेशन, देखिए कॉम्पनसेशन ये पेनाल्टी है कितना, 1 लाख रुपए, और कॉम्पनसेशन एडिशन के तौर पर हो सकता है किस केस में, 10 लाख, किस कंडीशन में, जहां पर कंपनी वगैरह का मामला है, 1 लाख अदर केसेस में। तो उस हिसाब से आपका डी ऑप्शन जो होगा, डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 में सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है कि अंडर, देखिए ये एक्सप्लेनेशन तो सीधे सीधे क्लियर ही हो जा रहा है कि किससे संबंधित है, एक्सप्लेनेशन 38 से संबंधित है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन किससे संबंधित है, 38। और देखिए 38 से ही नहीं संबंधित है, 38 के सबसेक्शन 1 से संबंधित है, सबसेक्शन 1 से। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, अंडर सेक्शन 38 सबसेक्शन 1 of the Information Technology Act 2000, a certifying authority may revoke a digital signature certificate which has been issued by it at any time if it is opinion that, क्या opinion है, पहला, material fact represented in digital signature certificate is false or has been concealed, or requirement for issuing the digital signature certificate was not satisfied. Sentence is completely true sentence, ये absolutely true sentence है। ये sentence हम अगर बात करें कि बिल्कुल सही है, और इसका प्रोविजन जो किया गया है, इसका प्रोविजन कहां पर किया गया है, तो जो पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, तो इसका प्रोविजन है सेक्शन 38 का क्लॉज 2 का ए एंड बी क्लॉज। तो इसलिए ये सही लिखा तो सही गया है, लेकिन ये 38(1) के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। दूसरा देखिए जो ऑप्शन दिया गया, वो दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, दूसरा ऑप्शन है द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज प्राइवेट की और सिक्योरिटी की वाज कंप्रोमाइज्ड इन अ मैनर materially affected the digital signature certificates reliability. This sentence is also an absolutely true sentence, but हम अगर बात करें कि ये भी प्रोविजन कहां पर किया गया है, तो ये 2C में किया गया, सेक्शन 38 के सबसेक्शन 2C में किया गया है। तो ये सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट सेंटेंस। अब हम बात करते हैं सी, देखिए क्या लिखा, द सब्सक्राइबर हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, डेड, या जो भी चीजें बताई गई, ये कहां पर बताया गया है,
ये सबसेक्शन 1 जो है सबसेक्शन 1 में बताया गया। तो ये प्रोविजन कहां पर किया गया, 38 के सबसेक्शन 1 जो है सबसेक्शन 1 में किया गया है। तो इस हिसाब से आपका सी आंसर जो, सी आंसर सही हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 38 का प्रोविजन जो है, सेक्शन 38 के भी प्रोविजन को हम लोग देख लेते हैं। और इंपॉर्टेंट है सेक्शन 38 भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पूरे के पूरे देखिए ऑप्शन से आपका एक क्वेश्चन तो ऑप्शन से ही तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 38 में जो बात की गई है। तो देखिए सबसेक्शन 1 जब हम पढ़ते हैं तो सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ अपॉन द, देखिए एक तो डेथ की बात की गई, दूसरा अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बाइंडिंग ऑफ अ कंपनी वेयर द सब्सक्राइबर्स फर्म और कंपनी, ठीक है, ये बात की गई। हम जब 2 की बात करते हैं तो 2 में देखिए हमने क्या बताया था कि मटेरियल फैक्ट वाली बात 2 में बताई गई। दूसरा हमने क्या बताया कि रिक्वायरमेंट जो भी था डिजिटल सिग्नेचर, उसको क्या किया गया है, उससे सेटिस्फाइड नहीं था। और तीसरा सी में जो हमने बात की कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी की प्राइवेट की जो है वो कंप्रोमाइज हो जाती है, ये लिखा हुआ है। तो इसलिए मतलब क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें ऑप्शंस तो सही हैं, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा 7वां नंबर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 63, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। हु हैज authority to compound the contravention of IT under section 63। देखिए यहां पर हम जब बात करें तो कंट्रोलर, जब सेक्शन 63 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि कंट्रोलर के द्वारा या उसके बिहाफ पर ऑथराइज किसके द्वारा, एडजुडिकेशन ऑफिसर जो उसके द्वारा भी क्या किया जा सकता है, कंपाउंड किया जा सकता है। तो सेक्शन 63 ये एंड नहीं होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, और। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 जो है 8 में सही हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, हालांकि इन क्वेश्चंस को डिस्कशन नहीं करना था हमें, ठीक है, लेकिन बता देता हूं ये यहां पर प्रोविजन किया गया है, एनबी में प्रोविजन किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछा गया है कि कौन सा जो है वो सही है, ठीक है। तो यहां पर ये ही सही है, केवल ये सही है। देखिए ये जो बात करता है 3A, जो बात करता है 3A किसके बारे में बात करता है, तो 3A में जो प्रोविजन किया गया ये प्रोविजन करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। किसके बारे में बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात करता है, ठीक है। फिर देखिए जब हम 3 की बात करते हैं तो ये ऑथेंटिकेशन की बात करता है, ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात करता है। जब हम 4 की बात करते हैं तो लीगल रिकॉग्निशन की बात करता है इलेक्ट्रॉनिक, तो ये वाला जो है ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 में सी ऑप्शन जो होगा, सी ऑप्शन सही हो जाए। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स that information shall be in writing, such requirement shall be deemed to have been satisfied if information is। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा सेक्शन, सेक्शन 4 जब पढ़ा था तो 4 में ये प्रोविजन किया गया था। देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, इज rendered or made available in any electronic form। This sentence is absolutely right sentence। फिर देखिए क्या लिखा है, accessible, क्योंकि अगर एक्सेस ही नहीं हो पाएगी तो कोई मतलब ही नहीं बचेगा। हमने इसका रीजन भी बताया था आप लोगों को क्लास में। तो देखिए क्या लिखा है, accessible so as to be usable for subsequent reference। ठीक, तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सही ऑप्शन जो होगा वो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। यहां पर 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन कहां पर दिया गया, तो इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया गया वो एक्सप्लेनेशन दिया गया है सेक्शन नंबर 4 में, ठीक है। कहां पर इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा हमें, सेक्शन 4 में इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ। देखिए इसी में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, क्या लिखा है, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो अभी क्वेश्चन भी इससे पहले भी पूछा गया था सेक्शन नंबर पे। तो देखिए क्या लिखा है, वेयर any law provides that information or any other matter shall be in writing or in the typing form, typewritten or printed form, then notwithstanding anything contained in such law, such requirement shall be deemed to have been satisfied if such information or matter is rendered or made available in an electronic form। देखिए लिखा हुआ and accessible so as to be usable for the subsequent reference। तो दोनों ही ये स्टेटमेंट वहां पर थे, इसलिए आपका जो स्टेटमेंट थे ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर
12 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेक्शन क्वेश्चन 12 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड इज नॉट अवेलेबल फॉर मेकिंग ऑर्डर अंडर सेक्शन 69, अंडर सेक्शन 69। तो हम जब सेक्शन 69 की बात करते हैं तो बहुत सारे ग्राउंड्स वगैरह जो है, ग्राउंड्स वगैरह के बारे में बात की गई है। देखिए सिक्योरिटी की बात की गई, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट बिल्कुल सही है, ग्राउंड बताया गया। फिर बताया गया पब्लिक ऑर्डर, ये भी हमने आपको बताया था कि ये भी पब्लिक ऑर्डर की भी बात की गई। फिर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू एनी ऑफेंस, एनी ऑफेंस नहीं होगा, ये कौन सा ऑफेंस होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इन्होंने एनी टर्म लिख करके इसको गलत कर दिया, यहां पर क्या होना चाहिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो सी ऑप्शन गलत है, बाकी ये सही है। तो यहां पर ऑप्शन आपका जो सही है, सही ऑप्शन, ये गलत पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया शायद, कौन सा नहीं आएगा, तो ये वाला नहीं आएगा, इसमें गलती क्या है, कॉग्निजेबल लिखा हुआ है। तो सेक्शन 69 जो है, सेक्शन 69 के का प्रोविजन जो है उसमें ये सारी चीजें जो है, सारी चीजें बताई गई। तो इंसाइटमेंट ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात की गई, ठीक, तो ये गलत लिखा हुआ है। अब हम इसको दिखा देते हैं, 69 जो है, 69 के प्रोविजन को हम आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए यहां पर देखिए जो जो ऑप्शंस थे मैं उन ऑप्शंस पर फोकस करता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, में सेटिस्फाइड नेसेसरी एक्सपीडिएंट इंटरेस्ट, इसी में देखिए लिखा होगा। देखिए डिफेंस ऑफ इंडिया की बात की गई, ये था ऑप्शन में। उसके अलावा में सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ये भी था ऑप्शन में, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा है, इंटाइसमेंट, देखिए क्या लिखा है, इंसाइटमेंट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, इंसाइटमेंट टू कमिट कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, यही चीज गलत लिखी हुई थी वहां पर। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा, इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 12th नंबर का। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें किसके बारे में प्रोविजन किया गया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के संबंध में यहां पर प्रोविजन किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बात करता है, लिखा गया है what are the offenses that are considered as cognizable and bailable under the इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ध्यान दीजिएगा, हम जब आईटी एक्ट की बात करते हैं तो बहुत एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि कोई भी ऑफेंस जिसमें पनिशमेंट जो है वो पनिशमेंट या तो 3 इयर्स का है, या पनिशमेंट जो है पनिशमेंट कितना है, अपवर्ड, पनिशमेंट कितना है, अपवर्ड, मतलब ज्यादा पनिशमेंट है 3 साल से या 3 साल का है, 3 साल से या तो अबव का पनिशमेंट है, 3 साल से अबव का पनिशमेंट है या 3 साल का पनिशमेंट है, ऐसे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल और पेलेबल ऑफेंस है। तो अब हम जब बात करते हैं ऑफेंसेस पनिशेबल विद 3 इयर्स और अबव, 3 इयर्स एंड अबव, offenses punishable with 3 years and above, the offenses punishable with imprisonment of 3 years respectively 7 years, गलत है, ठीक। बेलेबल पूछा गया है, बेलेबल। फिर देखिए offenses punishable with 1 year, ये भी गलत। all offenses and offenses punishable with imprisonment of 6 months, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। इसमें ये ऑप्शन में 7 ईयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये वाला हटा दीजिएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये क्वेश्चन ही गलत टाइप हुआ है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया वो एक्सप्लेनेशन कहां पर है, तो सेक्शन 77 बी में इसका एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी आप लोगों को दिखा देते हैं। स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सीआरपीसी, ठीक है, द ऑफेंसेस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट ऑफ 3 इयर्स एंड अबव, above be cognizable offense and punishable with imprisonment of 3 years be available, ठीक है, उनको क्या कहा जाएगा, available। वो 7 ईयर वाली बात जो थी वो गलत लिखी हुई थी, तो आप इसको हटा दीजिएगा, 7 ईयर, 3 ईयर वाला जो होगा वो available भी है और क्या है कि cognizable भी है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि सेक्शन 43 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर कंटेनमेंट मींस, कंप्यूटर कंटेनमेंट मींस, ठीक। तो अब ये डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन इसका एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सप्लेनेशन हम लोग जब देखेंगे, अब देखिए ये दिया गया है, कंप्यूटर कंटेनमेंट मींस एनी सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस दैट आर डेजिग्नेटेड, क्या लिखा है, टू मॉडिफाई, डिस्ट्रॉय, रिकॉर्ड, ट्रांसमिट डेटा, प्रोग्राम, ये सारी चीजें बात की गई। फिर देखिए क्या लिखा, बाई एनी मींस, दो यहां पर बात की गई, और बाई एनी मींस यूज, एनी मींस यूजर द नॉर्मल, क्या लिखा है, नॉर्मल
ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ये दो चीजें बताई गई हैं। तो अब हम जब यहां पर बात करते हैं इसमें, तो देखिए ये वाली बात जो है, ये वाली बात भी लागू हो रही है, और इधर इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा, सी यहां पर सही हो जाए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो ये देखिए फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो सेक्शन 2J, ठीक, 2J डेफिनेशन क्लॉज जो है, डेफिनेशन क्लॉज में इसको बताया गया। अब यहां पर देखिए क्या होगा कि 2J की जब हम बात करते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, द यूज ऑफ सैटेलाइट, माइक्रोवेव, फिर देखिए क्या लिखा है, टेरेस्ट्रियल, लाइन, वायर, वायरलेस और अदर कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है, हम अगर बात करें ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन भी सही है। दूसरा देखते हैं, देखिए क्या लिखा, द टर्मिनल्स आर कॉम्प्लेक्स consisting of two or more interconnected computers or communication device whether or not interconnection is continuously maintained। ठीक, तो अगर हम बात करें तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन जो होगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, शायद 2J में ही है। ठीक, 2J में ही इसका दिया गया, एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्योंकि हमने सेक्शन नंबर बताया, सेक्शन वो ऑप्शन तो सही है, सेक्शन नंबर पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार देख लेता हूं। हाँ ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क सही है, 2J में ही इसका प्रोविजन जो है, प्रोविजन किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपको देख के ही लग रहा है कि सेक्शन 17 से संबंधित, 37 से संबंधित है। अंडर सेक्शन 37 ऑफ द IT Act 2000, certifying authority can suspend a digital signature certificate if, अब देखिए यहां पर पहला पूछा गया है, the subscriber is found guilty of malpractice। पहला बोला गया कि माल प्रैक्टिस जो है, माल प्रैक्टिस के लिए अगर वो गिल्टी है तो इस बात को एक्सप्रेसली वहां पर दिया नहीं गया है। दूसरा देखिए क्या है, द सब्सक्राइबर इज इन्वॉल्व इन साइबर टेररिज्म, ये वाली बात जो है, ये वाली बात भी एक्सप्रेसली नहीं लिखी गई है। द सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट फॉर द सेम, ये बोला गया है। इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ये भी बात की गई है। तो जब हम 31, 37 पढ़ते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कहां पर मिलेगा, 37 का जो ए क्लॉज है और कौन सा क्लॉज है, बी क्लॉज। तो ए क्लॉज और बी क्लॉज में इसका आपको एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा है, सी। तो चलिए हम बढ़ते हैं 37 जो है, 37 के प्रोविजन पर बढ़ते हैं। सेक्शन 37 में देखिए क्या प्रोविजन किया गया है। देखिए 37 में क्या लिखा हुआ है, ए पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ सब्सक्राइबर लिस्टेड ऑन रिसिप्ट ऑफ अ रिक्वेस्ट ऑफ दैट इफेक्ट फ्रॉम द सब्सक्राइबर लिस्टेड इन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, उसके द्वारा रिक्वेस्ट की गई हो। ठीक है, बी क्लॉज में देखिए क्या लिखा है, if it is opinion of the digital signature certificate should be suspended in the public interest। अब देखिए इस तरीके से आपका सी ऑप्शन जो था, सी ऑप्शन उसमें सही हो गया। दोनों बातें लिखी हुई हैं लेकिन बाकी चीजें नहीं लिखी हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या लिखा है, अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 द सर्टिफाइंग अथॉरिटी में रिवोक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर। बिल्कुल सही है कि जो सब्सक्राइबर होगा, सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर क्या किया जा सकता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो होगा उसको रिवोक किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। ऑन द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, ये भी बिल्कुल सही है। अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बाइंडिंग अप, ठीक, अप ऑफ द कंपनी वेयर द सब्सक्राइबर इज फ्रॉम और अ कंपनी, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये सब सही है। तो ऑल ऑफ अबव जो होगा, ऑल ऑफ अबव इसका सही आंसर हो जाए, सही आंसर हो जाएगा। और रिलेटेड है किससे ये, तो सेक्शन 38 जो है, सेक्शन 38 के प्रोविजन से ये संबंधित है। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो मिलेगा, एक्सप्लेनेशन कहां पर मिलेगा, तो सेक्शन 38 इसकी की जस्ट बाद में देखिए क्या लिखा हुआ है, सब्सक्राइबर की डेथ, ठीक, उसकी रिक्वेस्ट कि जब हम बात करते हैं कि इसकी रिक्वेस्ट पर क्या किया जा सकता है, रिक्वेस्ट वाली बात की गई, डेथ वाली बात की गई, कंपनी के डिसोल्यूशन। तो ये तीनों बातें यहां पर लिखी हुई है, इसलिए डी ऑप्शन जो होगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग
बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का एक्सप्लेनेशन हम लोग पहले ही देख चुके हैं। सेक्शन 45 जो है, सेक्शन 45 में इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और 1 लाख रुपए तक का पेनाल्टी कितनी इंपोज की जा सकती है? 1 लाख रुपए तक की पेनाल्टी इंपोज की जा सकती है। और कॉम्पनसेशन की अगर हम बात करें तो कॉम्पनसेशन के 2 पार्ट हमने बताए थे इसमें, कि 10 लाख रुपए किसके केस में, कंपनी वगैरह के केस में, और 1 लाख रुपए अदर मैटर्स जो होंगे, अदर मैटर्स में इंपोज किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज कंट्रोल द प्राइवेट की, हु हैज कंट्रोल द प्राइवेट की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है, ये पूछा गया कि प्राइवेट की जो होगा, प्राइवेट की पर कंट्रोल जो होगा, कंट्रोल किसके द्वारा रखा जाएगा? तो सब्सक्राइबर जो होगा, सब्सक्राइबर के द्वारा कंट्रोल रखा जाएगा। और सेक्शन इसका जो है एक्सप्लेनेशन, सेक्शन 40 एक बार देख लेना आप लोग। फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 21, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए सेक्शन 47 से संबंधित है, ये बात तो क्लियरली पता ही चल रहा है क्योंकि लिखा हुआ है सेक्शन 47। अब ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्या सही होगा? ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी टेकन इन अकाउंट बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 47 व्हाइल एडजजिंग द क्वांटम ऑफ कंपनसेशन, द क्वांटम ऑफ कंपनसेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया, सेक्शन 47 से संबंधित है। तो देखिए क्या लिखा, अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट टू एनी पर्सन एज रिजल्ट ऑफ डिफॉल्ट, बिल्कुल सही है ये। फिर देखिए अगला क्या बताया गया कि रिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट, रिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ द डिफॉल्ट। तो ये वाला भी जो है, ये वाला भी सही है। तो इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन जो होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन कहां पर दिया गया है? 47 में दिया गया है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए जो बात की गई है, क्या लिखा गया है? एवरी डिसीजन अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कैन बी चैलेंज्ड, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, चैलेंज लिखा हुआ है, चैलेंज बिफोर अ सिविल कोर्ट। देखिए गलत है, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि सेक्शन 61 जो है वो बार लगाता है। सेक्शन 61 क्या करता है? बार लगाता है। किस पर बार लगाता है सेक्शन 61? तो जो सिविल कोर्ट्स है, सिविल कोर्ट्स पर बार जो है, बार इंपोज किया जाता है किसके द्वारा? सिविल को क्या बोलते हैं, सेक्शन 61 के द्वारा। तो इसलिए सिविल कोर्ट जो है, सिविल कोर्ट गलत आंसर है। फिर हाई कोर्ट बाय फाइलिंग रिट, नहीं, ये भी गलत है, रिट नहीं हम कर सकते हैं, रिट के माध्यम से नहीं किया जाएगा। तीसरा देखिए क्या है, हाई कोर्ट बाय फाइलिंग एंड अपील, बिल्कुल सही है कि अपील हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट में की जा सकती है। द सुप्रीम कोर्ट बाय फाइलिंग, देखिए स्पेशल लीव पिटीशन की जब हम बात करते हैं किसकी, आर्टिकल 136 की, तो आर्टिकल 136 जो होगा वो हर मैटर्स जो होंगे, हर मैटर्स में अलाउड होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या होगा कि सेक्शन 62 जो है, सेक्शन 62 में अपील तो हो सकती है, हाई कोर्ट में अपील हो सकती है सेक्शन 62 में। तो यहां पर हम अगर बात करें कि पहला सिविल कोर्ट गलत है, दूसरा ये वाला भी गलत है, तीसरा और चौथा सही है। तो थर्ड एंड फोर्थ जो है ऑप्शन आपका सही है। इनका एक्सप्लेनेशन हमने बताया, सेक्शन 61 बार करता है, हेडिंग में ही लिखा हुआ है सिविल कोर्ट को। सेक्शन 62 हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, और तीसरा 136 जो है, आर्टिकल 136 में इसका एक्सप्लेनेशन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, कंपाउंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रावेंशन इज इम्परमिसिबल अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक, अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। देखिए यहां पर हम अगर बात करें, देखिए सेंडिंग एनी इंफॉर्मेशन by means of computer resources is grossly offense। फिर देखिए क्या बात की गई है कि fraudulent signature, use of electronic communication, फिर committing similar contraventions within a period of, एक मिनट में जरा थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं इसको लेकर के, पीरियड ऑफ 3 इयर्स के लिए। सेक्शन 67, सेक्शन 63 एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। देखिए कंपाउंडिंग of contravention, देखिए any contravention under this act either before or after adjudicating proceeding be compounded by the controller of such other office may be specified authorized by him on behalf, provided that such sum shall not in any case exceed maximum amount of the penalty which may be imposed under this act. Nothing subsection 1 shall apply a person to commit the same or similar contraventions
within the period of 3 years from the date of which first contravention committed him was compounded। ठीक है, कंपाउंडेड की डेट से। तो यहां पर हम अगर बात करें committing similar contravention within a period of 3 years from the date of compounding the offense, यहां पर नहीं होगा। हम अगर बात करें कि अगर 3 साल के अंदर कंपाउंडिंग की डेट से 3 साल के अंदर, 3 साल के बाद में अगर करता, देखिए यहां पर 3 साल के बाद में अगर करता तो कंपाउंडिंग ऑफेंस हो सकता है। शैल नॉट, देखिए क्या लिखा हुआ है कि नथिंग शैल अप्लाई टू कमिट द सेम सिमिलर कंट्रावेंशन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो ये हम अगर बात करें कि यहां पर क्या होगा कि 3 साल के अंदर अगर किया गया है, तो 3 साल के अंदर अगर किया गया है तो वहां पर ये चीज जो भी, ये चीज अप्लीकेबल नहीं होगी, ये चीज अप्लीकेबल नहीं होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है, थर्ड स्टेटमेंट देखिए क्या पूछा गया, करेक्ट पूछा गया है, सही। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। फिर क्या लिखा है, फ्रॉडुलेंट सिग्नेचर यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, इस हिसाब से आपका एक ही सही होगा, एक ही ऑप्शन जो होगा, एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें गड़बड़ लग रहा है कि इसमें ऑप्शन सेट नहीं बैठ पा रहे हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगर हम बात करें कि देखिए एक तो ये ऑप्शन तो गलत है ही है, ये ऑप्शन गलत है, और फ्रॉडुलेंट सिग्नेचर यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आगे कंप्लीट नहीं है सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24, क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो डेटा जो है, डेटा के कॉन्टेक्स्ट में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 24, तो डेटा के संबंध में कहां पर प्रोविजन किया गया है, तो 2O जो है, 2O में इसका प्रोविजन किया गया है, सेक्शन 2O। आगे हम बात करते हैं 25 में देखिए क्या है, अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द कंट्रोलर इज बाउंड टू इम्पोज पेनल्टी प्रेस्क्राइब्ड बाय द एक्ट इन केस ऑफ ऑल कंट्रावेंशंस, इन केस ऑफ ऑल कंट्रावेंशंस। ठीक है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, द कंट्रोलर कैन कंपाउंड एनी कंट्रावेंशन ईदर बिफोर और आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ द एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग। ठीक, ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट हमने क्या बताया, सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हम कंपाउंडिंग ऑफेंस की बात करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 63। तो सेक्शन 63 में हम अगर बात करें कंट्रोलर क्या कर सकता है, कंपाउंड कर सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या बात की गई है, अ पर्सन हु सेंड्स, जनरेट, स्टोर और ट्रांसमिट। देखिए बहुत सिंपल सा है, ये इसको क्या कहा जाएगा, ओरिजिनेटर कहा जाएगा। ये डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन से दिया गया है। तो यहां पर डेफिनेशन जो दी गई, वो डेफिनेशन कहां पर दी गई है, तो सेक्शन 2ZA जो है, ZA में इसकी परिभाषा जो है, परिभाषा दी गई, इसकी डेफिनेशन दी गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी अफेक्टेड बाय। ठीक है, तो ये दोनों से ही अफेक्टेड होता है, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और हैश फंक्शन जो होता है, दोनों से। तो बोथ ऑप्शंस जो होंगे, बोथ ऑप्शंस यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन जो होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे 27 में। और ये रिलेटेड है किससे, तो सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3 से सीधा सीधा है। सेक्शन 3 में एक्सप्रेसली इस बात को लिख दिया गया है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, सेक्शन 3 में लिख रखा गया एक्सप्रेसली। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कि हु हैज पावर टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंसेस अंडर आईटी एक्ट। ठीक है, अंडर आईटी एक्ट डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस देखिए कर सकता है, लेकिन हम अगर बात करें कि यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, सब इंस्पेक्टर जो होगा, सब इंस्पेक्टर यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर है। और ये बात पता कहां से चलती है, तो जब हम सेक्शन 78 पढ़ते हैं, कौन सा सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 78। तो सेक्शन 78 जो है, 78 में ये बात एक्सप्रेसली लिखी, नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। ठीक है, तो वहां से ये चीज पता चलती है। तो चलिए हम 78 भी दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, लिखा हुआ है नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। तो इसलिए हम अगर बात करें कि अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, इंस्पेक्टर, सी ऑप्शन जो होगा, सी ऑप्शन सही होगा। और एक्सप्लेनेशन कहां पर है, तो एक्सप्लेनेशन दिया गया सेक्शन 78 में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ आईटी एक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट बीइंग इन राइटिंग शैल बी डीम्ड टू बी सेटिस्फाइड इन द इंफॉर्मेशन इज इन द इफ द इंफॉर्मेशन इज। अब देखिए ये जो बात की गई, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, रेंडर्ड और मेड अवेलेबल इन एन
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड एक्सेसिबल, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सो एज टू बी यूजेबल फॉर अ सब्सिक्वेंट रेफरेंस, ये सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रिलेटेड है किससे, तो सेक्शन 4 जो है सेक्शन 4 से संबंधित है ये, ठीक है, किससे संबंधित है, सेक्शन 4 जो है सेक्शन 4 से संबंधित है ये। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट when is an electronic record attributed to the originator। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन संबंधित है किससे, तो सेक्शन 11 जो है सेक्शन 11 से संबंधित है ये, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि when it is sent by the originator himself, बिल्कुल सही है, ठीक है, किससे संबंधित है ये, तो सेक्शन 11 से संबंधित, ठीक है, ओरिजिनेटर के द्वारा। फिर दूसरा when the information system program by the originator sends electronic record automatically, ये भी सही है। when the electronic record is sent by a person who had authority to act on behalf of the originator, ये भी सही है, 1 2 3, ठीक, डी ऑप्शन जो, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेसली सेक्शन 11 जो है 11 में लिखा हुआ है, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, सेक्शन 11 में इसको एक्सप्रेसली मेंशन कर रखा गया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। 31 में देखिए क्या लिखा है, एप्लीकेशन for removal of license under section 23 explanation 23 में must be before the date of expiry of the period of validity of the license, ठीक है, ये 45 डेज हो जाएगा। और यहां पर हमने क्या बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 23 जो है 23 में पैसे भी पूछे जाते हैं, अमाउंट वगैरह जो, अमाउंट वगैरह कितना लगेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 23। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 32 देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 66B 6C D E, इनमें सब में जो ऑफेंसेस बताए वो कैसे हैं, कॉग्निजेबल नेचर, क्योंकि यहां पर क्राइटेरिया जो बताया गया कॉग्निजेबल का, वो क्या बताया गया कि 3 इयर्स का पनिशमेंट होना चाहिए या क्या होना चाहिए, अबव होना चाहिए, 3 इयर्स या अबव कॉग्निजेबल। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होंगे इनको कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो ये कॉग्निजेबल हो जाएंगे ऑफेंसेस, किस तरीके से हो जाएंगे, ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरीके से इनको ट्रीट किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑथेंटिकेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वेयर लॉ रिक्वायर्स अ फिजिकल सिग्नेचर, ठीक है। 35 क्वेश्चन नंबर 33। अब देखिए सिग्नेचर, तो यहां पर देखिए कौन कौन से स्टेटमेंट होंगे, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। क्या लिखा, वेयर एनी लॉ रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय अफिक्सिंग अ सिग्नेचर, सच रिक्वायरमेंट शैल बी डीम्ड टू सेटिस्फाइड इफ द ऑथेंटिकेशन मेड बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, बिल्कुल सही है ये। फिर देखिए क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मस्ट बी अफिक्स्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी सही है। फिर हम बात करते हैं अगला, देखिए क्वेश्चन क्या, अगला इसका क्या है, the electronic signature must be affixed in such manner as may be prescribed by appropriate government। यहां पर appropriate government की बात नहीं की गई, वो सेक्शन 6A में बताया गया। appropriate government किस कहां पर बताया गया, 6A में। तो ये रिलेटेड है किससे, सेक्शन 5 से, ठीक है। तो हम लोग सेक्शन 5 के प्रोविजन को भी देख लेते हैं कि सेक्शन 5 जो है क्या बात करता है। देखिए लिखा हुआ है, where any law provides that information or any other matter shall be authenticated by affixing a signature or any document shall be signed or bear the signature of any person notwithstanding anything contained in such law, such requirement shall be deemed to have been satisfied if such information or matter authenticated by means of electronic record affixing such manner as prescribed by the central government, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए हम अगर बात करें कि आपका जो ऑप्शन होगा 1 सही है और 2 सही है, ठीक है, तो ए ऑप्शन जो होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन सेक्शन 5 में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ठीक है, ऑफिशियल गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। सेक्शन 8 जो है सेक्शन 8 से संबंधित है। देखिए क्या लिखा है, वेयर एनी लॉ रिक्वायर्स publication in the official gazette or such requirement shall is satisfied if the matter is published in official gazette और electronic gazette, सही, दोनों में से किसी में भी हो सकता है। दूसरा, publication in electronic gazette has no legal validity unless it is
पब्लिश, गलत है ये, ठीक। इफ अ मैटर इज पब्लिश्ड इन बोथ ऑफिशियल गजेट और इलेक्ट्रॉनिक गजेट, द डेट ऑफ पब्लिकेशन शैल बी द डेट गजेट विच वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, ये भी सही है, ठीक है, थर्ड वाला सही है। रूल्स रेगुलेशंस रिगार्डिंग नोटिफिकेशन कवर्ड अंडर, ठीक है, तो एक तीन चार, अच्छा इनकरेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया, तो इनकरेक्ट जो होगा, इनकरेक्ट केवल 2 है, ठीक है, इनकरेक्ट केवल कौन सा है, 2 है। ये किससे रिलेटेड है, तो सेक्शन 8 जो है सेक्शन 8 से संबंधित है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम किससे संबंधित है, सेक्शन 8। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इंटर एलिया अमेंड्स द फॉलोइंग, ठीक। अब देखिए एक्सप्रेसली जो मेंशन किया गया, वो एक्सप्रेसली मेंशन किया गया किसके कॉन्टेक्स्ट में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन एक्सप्रेसली मेंशन किया गया कहां पर, जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं, तो प्रियम्बल में इस बात को एक्सप्रेसली, प्रियम्बल के बाद में हमने देखा कि एक्सप्रेसली इस बात को मेंशन किया गया। अब हम अगला 36 देखिए क्या लिखा हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन विद द ऑब्जेक्ट, देखिए किस ऑब्जेक्ट, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ई कॉमर्स वगैरह को बढ़ाना, पेपरलेस जो क्या बोलते हैं कि एक्टिविटीज हैं उनको बढ़ाना। तो देखिए टू प्रोवाइड लीगल सैंक्शन ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ ई कॉमर्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। टू फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट टू द गवर्नमेंट, ये भी सही है, गवर्नेंस को बढ़ाना। टू अमेंड इंडियन पिनल कोड, इंडियन, ये बात एक्सप्रेसली प्रियम्बल में लिखी हुई है, कहां पर लिखा हुआ है, जब प्रियम्बल हम पढ़ेंगे तो प्रियम्बल में ये बात लिखी हुई है, तो ऑल ऑफ अबव जो होगा, ऑल ऑफ अबव इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर 37 पे बढ़ते हैं, 37 देखिए क्या लिखा है, साइबर सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट मींस, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी आईटी एक्ट जो होगा उसके अनुसार क्या होगा, तो इसकी परिभाषा जो दी गई वो 2NB में दी गई है, कहां पर दी गई, 2NB में दी गई है। और उसमें सीधे सी ऑप्शन जो लिखा हुआ है, सी ऑप्शन हम बता रहे हैं, promoting information equipment device computer resource communication device and information stored therein from unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification or destructions, ठीक। तो ये बात जो है, ये बात वहां पर दी गई है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेसली प्रोविजन किया गया, कहां पर प्रोविजन किया गया, तो 21NB में किया गया, कहां पर किया गया, 21NB में, ठीक है, कहां पर, NB में, साफ साफ लिख देता हूं, ठीक है, ये परिभाषा देख लेना जाके वैसे। फिर हम बढ़ते हैं 38, सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट लीगल रिकॉग्निशन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, कि सेक्शन 4 किस प्रकार के इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन के संबंध में बात करता है। देखिए इंफॉर्मेशन रेंडर इन एन कंप्यूटर प्रोग्राम फ्रॉम, फिर इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक, इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल सो एज टू बी यूजेबल फॉर subsequent prescription, information accessible to usable for former reference, ये गलत है। तो यहां पर हम अगर बात करें कि इसमें सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 4 का बी क्लॉज देखते हैं, तो इसमें जो सही, देखिए ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेक कर लेंगे, शायद इसमें गलत है। सेक्शन 4 में इसका जो क्या बोलते हैं कि एक्सप्लेनेशन जो मिलेगा, वो एक्सप्लेनेशन कहां पर मिलेगा, तो सेक्शन 4 में इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या लिखा, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड बाय सर्टिफिकेट अथॉरिटी कैन नेवर बी रिवोक्ड, ये गलत है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, नेवर बी रिवोक्ड, ये गलत है। बी, रिवोक इफ द सब्सक्राइबर मेक्स अ रिक्वेस्ट, सही है। तो इसका प्रोविजन देखिए किया गया सेक्शन 38, हम लोग इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 38 को। फिर 40 में देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ सब्सक्राइबर शैल बी डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है, व्हेन ही पब्लिशेस अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट टू वन और मोर पर्संस, बिल्कुल सही है, ठीक है, वन और मोर पर्संस, व्हेन ही पब्लिशेस or authorizes the publication of digital signature certificate in propository, ये भी सही है, ठीक है। बी ऑप्शन भी सही है। तो इस हिसाब से आपका सी ऑप्शन जो होगा, सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि ए एंड बी दोनों सही होंगे।
और इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया गया, एक्सप्लेनेशन सीधे सीधे लिखा हुआ, यही बात लिखी हुई है सेक्शन 41 जब आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 41 में इसका एक्सप्लेनेशन जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ठीक है, तो वहां पर सीधे तौर पर इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है, तो कोई टेक्निकल टर्म्स वगैरह वैसे कुछ इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक, हालांकि देखिए ये अब नहीं है एग्जिस्टेंस में, हमने कहा था कि केसेस वाले क्वेश्चंस को हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन सामने आ गए तो हम बता दे रहे हैं, श्रेया सिंगल का केस है ये। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं 42 में देखिए क्या लिखा हुआ है। बाय सेक्शन 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एक्ट अमेंडमेंट एक्ट है ये 2008 which word were substituted from the original act। ठीक है, ये भी नहीं बदला है। साइबर ऑफेंस फॉर ऑफेंस नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फॉर डिजिटल सिग्नेचर। ठीक, ये टर्म है, तो सी ऑप्शन जो का सी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 2008 का अमेंडमेंट था, 2009 में इसको लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय की पेयर? What do you understand by key pair under the Information Technology Act? Under the Information Technology Act में key pair जो होगा, key pair का मतलब क्या होगा? It is a public key having both symmetric asymmetric crypto feature। देखिए रहता है, ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं दी गई। It is a private key, ठीक है, ये भी डेफिनेशन नहीं दी गई है। It is a private key and it's mathematically related to public key, यही बोला गया। ठीक है, तो डेफिनेशन में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, इसलिए सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन यहां पर सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? सी। इसकी डेफिनेशन कहां पर दी गई? 2x में इसकी डेफिनेशन जो है डेफिनेशन दी गई है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए क्या बात की गई है कि रूल एंड रेगुलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो सॉरी, which among the following is authorized under the Information Technology Act 2000 to prescribe security procedure and practices for the purpose of section 14-15। ठीक, तो 14 और 15 के पर्पज से कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका प्रोविजन कहां पर किया गया है? तो इसके प्रोविजन की तब हम जब बात करेंगे तो सेक्शन 16 में लिखा हुआ है, सीधे लिख रखा गया है सेक्शन 16 में, तो इसलिए ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा यहां पर? ए ऑप्शन। 44 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन 44 में सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 45 की तरफ। 45 में देखिए क्या लिखा हुआ है, अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? देखिए क्या लिखा हुआ है, द कंट्रोलर इज बाउंड टू इम्पोज पेनाल्टी प्रेस्क्राइब्ड बाय द एक्ट इन ऑल केसेस एंड कंट्रोवेंशंस। ये सेंटेंस कंप्लीटली ठीक नहीं है। फिर देखिए क्या लिखा है, द कंपाउंड, ये भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका बी ऑप्शन जो होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके थे, सेक्शन 63 जो है सेक्शन 63 से रिलेटेड है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 65 आईटी एक्ट। ठीक है, आईटी एक्ट के सेक्शन 65 में फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 7 साल नहीं, ठीक है, गलत है, 3 years एंड फाइन ऑफ 2 लाख रुपीज। ठीक है, ये जो है ये सही हो जाएगा। इसमें सेक्शन 65 जो है, सेक्शन 65 में इसका एक्सप्लेनेशन दे ही सेक्शन 65 में ही मिल जाएगा। 46 के बाद में 47 देखिए किसके बारे में बात करता है, ये केसेस वाले हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। अच्छा नहीं, हाँ सॉरी, व्हाट इज द मेंसरिया रिक्वायर्ड टू कमिट ऑफेंस ऑफ टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट एज गिवन इन सेक्शन 65। अब देखिए मेंसरिया क्या होती है, तो वहां पर लिखा हुआ है नोइंगली और इंटेंशनली। क्या लिखा हुआ है सेक्शन 65 में? नोइंगली और इंटेंशनली टर्म का प्रयोग किया गया, तो बी ऑप्शन जो होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं 48 की तरफ। देखिए 48 में जो बात की गई, किसके बारे में बात की गई? आइडेंटिफिकेशन थेफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी थेफ्ट जो है, आइडेंटिटी थेफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग जरूर पढ़ के जाइए इसका। व्हाट डज आइडेंटिटी थेफ्ट फॉर विच punishment is provided under the Information Technology Act। ठीक है, एंड मीन तो हम आइडेंटिटी थेफ्ट की जब बात करते हैं तो आइडेंटिटी थेफ्ट का जो प्रोविजन है वो कहां पर किया गया है? तो इसका प्रोविजन किया गया है सेक्शन 66 का सी, सेक्शन 66 सी जो है उसमें प्रोविजन किया गया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि आइडेंटिटी थेफ्ट फ्रॉडुलेंटली मेकिंग एंड डिसऑनेस्टली यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, पासवर्ड, अदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन, अदर पर्संस ऑफ अदर पर्संस। इसी को हम क्या कह देते हैं?
आइडेंटिटी थेफ्ट जो होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट इसको कह देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रोविजन हमने कहां पर बताया, तो 66C में इसका प्रोविजन जो है प्रोविजन किया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये दिया गया सेक्शन 66A, ठीक, सी। तो सेक्शन 66C, अब पूरी बात वही लिखी हुई जो हमने वहां पर ऑप्शन के तौर पर आपको बताया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ आईटी एक्ट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी एट्रीब्यूटेड टू ओरिजिनेटर। ठीक, टू ओरिजिनेटर। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, इफ इट वाज सेंड बाय ओरिजिनेटर हिमसेल्फ, बिल्कुल सही है, बाय अ पर्सन हु हैड नो अथॉरिटी, हु हैड नो अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ, नहीं, नो अथॉरिटी ये गलत लिखा हुआ है, बाय एन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम्ड बाय ओरिजिनेटर टू द मैनुअली, मैनुअली नहीं होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली होती है। ठीक है, तो ये भी गलत है, ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 11 से संबंधित है और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्या लिखा हुआ है, हु में prescribe the procedure for the purpose of ascertaining whether electronic signature is of the person by whom it is purported to have been authenticated, purported to be have been authenticated, कौन कर सकता है, तो हमने क्या बताया, अथॉरिटी में हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेक्शन 3A का सबसेक्शन 3 जो है, सबसेक्शन 3 में इसका प्रोविजन किया गया। सेक्शन 3A के सबसेक्शन 3 में कौन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, द डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अकर्स व्हेन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अकर्स व्हेन। देखिए 13 के सबसेक्शन 1 में इसका प्रोविजन किया गया है, एंटर्स कंप्यूटर रिसोर्सेज टू द ऑफ एड्रेसी, नहीं, एंटर्स कंप्यूटर रिसोर्सेज आउटसाइड ऑफ कंट्रोल ऑफ द एड्रेसी, एड्रेसी से नहीं लेना देना, एंटर्स द कंप्यूटर रिसोर्सेज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनेटर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन। और एक्सप्लेनेशन सेक्शन 13 में दिया गया, वो आपको सेक्शन वहां पे मेंशन कर रखा गया है। फिर हम बढ़ते हैं 52 की तरफ। 52 में देखिए क्या लिखा है, फीस फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस अंडर सेक्शन 23, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके, 45 दिन का समय दिया गया कि जो फीस होगी, फीस कितने रुपए तक की हो सकती है, तो 5000 रुपीज जो की फीस कितनी इंपोज की जा सकती है, 5000। रिन्यूअल की फीस है 5000 रुपीज, ध्यान रखिएगा। और अगर क्या बोलते हैं कि सर्टिफिकेट के लिए जो फीस वगैरह है वो 25,000, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, 23 से संबंधित है। फिर हम बढ़ते हैं 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या लिखा, अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी में रिवोक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट issued by where the subscriber or the other person authorized by him makes request to that effect, बिल्कुल सही है। ठीक है, कि वो उसके लिए क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर अपॉन द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, ये भी सही है, 38 हम लोग पढ़ चुके हैं ना पहले, वही से उसी से संबंधित है। ठीक है, फिर उसके क्या, अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ये भी हम लोग देख चुके हैं, तो ऑल ऑफ अबव। ठीक, 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव जो होगा, ऑल ऑफ अबव से 53 जो है 53 का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं 54, 43 से ही संबंधित। देखिए क्या लिखा हुआ है, बिकम लायबल पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन चार्जिंग the services avail of a person to the account of another person by tampering with, manipulating any computer system or computer network, बिल्कुल सही है। तो इसका प्रोविजन कहां पर किया गया है, तो 43 के जब हम एच क्लॉज की बात करते हैं तो एच क्लॉज में इसका प्रोविजन किया गया है। फिर उसके बाद में देखिए क्या लिखा हुआ है, अगला बी ऑप्शन, डिस्ट्रक्शन, डिलीशन एंड ऑल्टरेशन एनी इंफॉर्मेशन रिजाइडिंग इन अ कंप्यूटर रिसोर्स। ठीक है, ये जो बात की गई इसका प्रोविजन कहां पर किया गया है, तो 43 के आई क्लॉज की जब बात करते हैं तो आई क्लॉज में इसका प्रोविजन किया गया है। स्टीलिंग वगैरह की जो बात की गई है ये भी सही है, तो ऑल ऑफ अबव सही हो जाएगा। ये भी 43 जो है 43 के कहां पर किया गया है, जे क्लॉज जो है जे क्लॉज में किया गया, तो ऑल ऑफ अबव जो होगा, ऑल ऑफ अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ अबव इज राइट आंसर। 55 देख लेते हैं हम लोग। देखिए 55 में क्या प्रोविजन क्या कहा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी,
ठीक है, देखिए यहां पर क्या बात की गई, अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी में सस्पेंड अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑन रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम द सब्सक्राइबर ऑफ अ पर्सन ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ। ये सही है, ठीक है, हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, सेक्शन 37 जो 37 से संबंधित है ये, ठीक है। फिर देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी में सस्पेंड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इफ इट बिलीव्स सस्पेंशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। फिर देखिए थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में बी सस्पेंडेड फॉर मोर देन 15 डेज, मोर देन 15 डेज नहीं, ठीक है, 15 डेज से ज्यादा सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ये गलत है। On suspension of the digital signature certificate, the authority must communicate the suspension to the subscriber, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो एक ये थर्ड वाला गलत है, थर्ड वाला गलत है, 1 2 4, 1 2 4, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन कहां पर 37 में इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए सेक्शन से संबंधित है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि ई रिकॉर्ड्स वगैरह के, तो सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 4 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के आईटी एक्ट से संबंधित जो भी क्वेश्चंस वगैरह थे उन क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने आप लोगों से करवा लिया, करा है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हमें डाउट में लग रहे थे कि जो क्वेश्चंस ही गड़बड़ है, एक बार मैं प्रॉपर तरीके से उनको देख लूंगा क्वेश्चंस को, ठीक है, और बाकी जो कुछ था उनसे संबंधित जो प्रोविजन थे, प्रोविजन ने आपको बता दी, एक बार हम क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से देख, ठीक है। आज का हमारा सेशन यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।